हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज। तो आज हम लोग गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। पार्ट 2 है इसका गाइज। इसके पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स का अपलोड कर दिया है गाइज। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, सो इसके लिए मैं उनके बेसिस पे ऐसे बना रहा हूँ। सो प्लीज आप लोग एक काम करिए कि पूरे के पूरे इस चैप्टर को अच्छे से वॉच करिए, और इसके पहले का अगर पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके वॉच कर लो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था गाइज। अगर आपको लाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट होएगा ना, तो अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हो तो फिर आई थिंक कोई भी डाउट आपका नहीं बचने वाला है। इसकी तो मैं 100% गारंटी लेता हूं, बिकॉज मैंने वहां पे 10th के सारे डाउट्स बताए हैं, फिर 11th में जो कॉन्सेप्ट था वो बताया है, और हमने अपने 12th का फिर उसमें चैप्टर में स्टार्ट किया था। तो आज हम उसके आगे का जो भी नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको पढ़ना है, और मैंने पूरी स्टोरी के टाइप में अच्छे से आप लोगों को बताया था। तो इसके लिए प्लीज उसे मिस मत करना, और उस चैप्टर का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसे जरूर वॉच करना, तभी सेकंड पार्ट को देखना, क्योंकि नहीं तो फिर नहीं समझेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो गाइज ऊपर आई की बटन यहाँ पे आ रही होगी, वहां पे क्लिक करोगे ना तो आप लोग फर्स्ट पार्ट में सीधा पहुंच जाओगे। ओके, तो गाइज आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, एंड मैं हूं प्रशांत। यहाँ पे कांटेक्ट करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले सकते हो। ओके गाइज, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हो। ओके, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज गाइज हम लोग को पढ़ना है लाइट एज अ वेव, जो अपना टॉपिक है। देखो गाइज, थोड़ा सा एक अपना टॉपिक है जिसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो अपना लाइट है ना, उसकी थर्ड नेचर जो था वो डुअल नेचर होता है, जो कि आपने आई थिंक 11th में तो यार पढ़ा ही होगा ना, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, ये देखना है। तो जो डुअल नेचर मतलब क्या होता है कि डुअल मतलब होता है दो। ठीक है, दो जो होता है ना, दो नंबर, ठीक है, 2 ऐसा, तो डुअल मतलब 2 होता है। तो यहाँ पे डुअल नेचर मतलब क्या कि पहला नेचर है लाइट का पार्टिकल नेचर, जिसे न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बताया था, और दूसरा नेचर है वेव नेचर, जिसे हाइजेन ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना अच्छे से। तो ये वेव नेचर एंड पहला है पार्टिकल नेचर। तो ये यहाँ पे 2 टाइप के नेचर है, ये इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ द वेव, या फिर लाइट भी आप कह सकते हो। और हाइजेन ने बता दिया था कि भाई जो लाइट है वो वेव की तरह ही है। ठीक है, और उन्होंने भी ये भी बताया कि जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है गाइस। तो उसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जो कि जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अगर मीडियम है भी तो भी तो ट्रेवल करेगी ही, और अगर नहीं भी है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि मीडियम होना ही चाहिए। पहली बात तो ये, ऐसा किसने बताया था? ऐसा बताया था मैक्सवेल ने। ठीक है, ऐसा किसने बताया? मैक्सवेल ने, हमने देखा था। बिकॉज यहीं से तो अपनी जो हाइजेन जी थे उनकी थियरी यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो गई थी। उन्होंने क्या बोला था कि भाई एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसका नाम ईथर है। मैं केमिकल किसी कंपाउंड ईथर गैस की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे नॉर्मल में ईथर की बात कर रहा हूं, जिसको हाइजेन ने बताया कि इस दुनिया में कहीं भी आप खड़े हो तो आप हाइपोथेटिकल ईथर मीडियम में खड़े हो। ठीक है, और इसी मीडियम में अपनी वेव ट्रेवल करती है, क्योंकि उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि जो वेव होती है ये नॉर्मली मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अपनी लाइट वाली वेव जो है। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पे, और जो यहाँ पे रियल में एक बात जो है, तो यहाँ पे जो लाइट है ना, ये मीडियम इसको चाहिए नॉर्मली ट्रेवल करने के लिए, नहीं भी रहेगा तो वैक्यूम में तो ट्रेवल करती ही है ना। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखो। बट यहाँ पे क्या है, लाइट एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइट भाई मीडियम में भी चलती है और मीडियम में नहीं भी चलती है। मीडियम नहीं है ना कोई भी, तो भी लाइट ट्रेवल कर सकती है विदाउट मीडियम। लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि लाइट विदाउट मीडियम में चलती है और मीडियम में भी चलती है। तो जब हाइजेन ने सर्च किया तो उन्होंने देखा कि लाइट तो वैक्यूम में भी चल रही है, तो अब तो वो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि लाइट रियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अगर उन्हें मालूम होता तो वो बता देते ना कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो मीडियम में चले तो भी ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मीडियम तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। तो यही चीज यहाँ पे अपने हाइजीन को नहीं मालूम था, और उन्होंने ये नहीं बताया, तो इसीलिए उन्होंने अपना ही एक मीडियम बना दिया। बोले कि ईथर दुनिया में हर जगह है, चाहे वो वैक्यूम हो चाहे बिना वैक्यूम हो, और वहीं पे लाइट चलती है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, और इसीलिए हाइजीन की थ्योरी थोड़ा फेल हो जाती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इसके पहले वाले पार्ट में।
अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है एग्जैक्टली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये रियल में अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, पहली बात। अब ये ट्रांसवर्स आपको ये बताना इतना आसान सा यार, ट्रांसवर्स आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट आगे, दीज वेव्स आर फॉर्म्ड बाय टाइनी ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स, मतलब ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले ही बताया था कि पार्टिकल नेचर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक अपने ही एक्सिस में वाइब्रेट करते हैं और इसकी वजह से वेव्स क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले पार्ट में इस चीज को भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये फॉर्म होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर अभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे फॉर्म होता है, तो आपको बता देना है कि ये फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखो। और किसी ने पूछा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बता देना कि ट्रांसवर्स नेचर। अगर किसी ने पूछ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल कैसे होते हैं, तो बता देना ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। तो बस अब क्या चाहिए, यहाँ पे तो मैंने आपको पूरा 11th 10th का बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, कल के लेक्चर में पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना गाइस, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करता है, सपोज कोई मीडियम है तो ये किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो डिफाइन करता है कि उस मीडियम से कितनी फास्ट लाइट ट्रेवल कर सकती है। यानी कि अगर सपोज जितनी लाइट यहाँ पे थी एयर में उतना ही मीडियम के अंदर है तो कोई टेंशन नहीं, तब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 है, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 है तभी तो लाइट सीधा उतनी की स्पीड से उतनी स्पीड से क्रॉस कर जा रही है। बट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ है तो ये लाइट यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हल्का स्लो हो जाएगी इस मीडियम में, ठीक है। तो इस मीडियम में जब लाइट स्लो हो रही है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज्यादा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट एक मेजरमेंट है कि कोई भी मीडियम का एक ऐसा मेजरमेंट कि वो कितना सामने वाली आने वाली लाइट को, सामने वाली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को कितना वो अपना यहाँ पे स्टॉप कर देता है। मतलब कोई लाइट आ रही तो कितनी उसकी स्पीड को स्लो कर देता है, मतलब यहाँ पे स्पीड जो होती है उसे कितना स्लो कर देता है, ये डिफाइन करता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 0 है तो कोई टेंशन नहीं। अगर सपोज किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 0 है और किसी का 5 है तो कौन ज्यादा अपने लाइट को रोकेगा अपने मीडियम से ट्रेवल करने में, 5 वाला ज्यादा रोकेगा और 0 वाला तो नॉर्मली जाने देगा, ठीक है। फिलहाल गाइस 0 तो किसी का भी नहीं होता है, बट यहाँ पे वैक्यूम की अगर बात करो तो वैक्यूम सबसे कम है और इसका 1 होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, मतलब वैक्यूम में नॉर्मली लाइट ट्रेवल करती है नॉर्मली, ये बात ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल मीडियम, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से, तो ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में कितनी लाइट नॉर्मली ट्रेवल करती है और किसी मीडियम में कितनी ट्रेवल करती है। मान लो वैक्यूम में लाइट चलती है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिलहाल इतना तो नहीं है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वैक्यूम में अपनी लाइट ट्रेवल करती है। तो ये याद रखो अच्छे से। तो यहाँ पे 150 लेना अच्छा ही होगा, मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, बट यहाँ पे आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इतनी वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम में 150 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे टोटल डिफरेंस आएगा ना गाइस, यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा, अगर मैंने यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ले लिया तो जो भी इससे रेशियो आएगा वो रेशियो होगा अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो ये बात ध्यान रखना है। सपोज आपके सामने कोई भी वेव है या फिर लाइट है तो वो लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में पहले रख लो और फिर किसी भी ग्लास की मीडियम या वाटर की मीडियम, एयर का मीडियम, किसी भी मीडियम से उसे आप ट्रेवल कराओ और उसकी यहाँ पे स्पीड लिख दो और उसका जो भी उसका डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रेशियो में आंसर आएगा वही होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो ये बात को अच्छे से याद रखो गाइस। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक आपको बता दूं कि किसी भी पॉइंट का में से जो वैक्यूम होती है ना, वैक्यूम में जो लाइट चलती है तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 होता है, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, कभी भूलना मत, बिकॉज जब भी आप लोग एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करोगे ना तो बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये तो हमने जान लिया कि इसको मटेरियल मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और जो अपनी लाइट होती है फिलहाल यही है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और इसीलिए लाइट किसी भी मीडियम में, लाइक वैक्यूम में भी जहां पे कोई मीडियम नहीं है
तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और नॉर्मली जो अपना कोई भी मतलब मीडियम वहां भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट लाइट होती है और लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। तो अभी भाई जो वेव्स होती है तो इनका कुछ वेवलेंथ भी होता है और इन वेवलेंथ को हम लैम्बडा से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ उल्टा y इन्वर्टेड y को हम लैम्बडा कहते हैं। ठीक है, और इसी साइन से हम लोग इसे क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है और यही होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ जस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। सपोज आप यहां से किसी वेव को ट्रेवल करा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से ये आप एक किसी भी वेव को सपोज ट्रेवल करा रहे हो। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से वेव को ट्रेवल करा रहे हो ना यार, ठीक है, तो यहां से और इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना है। ठीक है, अच्छा ये तो पूरा ही गायब हो गया ओके, तो देखो इस तरीके से सपोज आपने कोई भी यहाँ पे वेव क्रिएट कर दी। ठीक है, और आपको यहां से लेकर के और यह एक हाफ सर्कल और यहाँ पे लेकर के यहाँ पे देखो दूसरा हाफ सर्कल, मतलब देखो यहां से लेकर के गाइस और ये एक हाफ सर्कल हो गया इस तरीके से। ठीक है, और यहां से लेकर के ये एक दूसरा हाफ सर्कल हो गया। तो इतना सा क्या होता है, ये अपना पूरा एक वेवलेंथ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से लेकर के ये एक हाफ सर्कल और यहां से लेकर के ये एक हाफ सर्कल, तो ये जो यहां से लेके इस पॉइंट तक है ये दूसरा वेवलेंथ हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। तो ये होता है इस तरीके से वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे समझ रहे हो आप, मतलब देखो ये एक हाफ सर्कल और नीचे वाला दूसरा हाफ सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल बनाना चाहिए। तो ऐसा वाला पूरा जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं किसी भी वेव का। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना यार, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो बहुत ही स्मॉल से बहुत ही लार्ज तक होता है। मैं अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे 10⁻⁻15 यानी 0.0000 ऐसा 15 टाइम लिखो और 1 लिखो फिर। ठीक है, तो इतनी छोटी वैल्यू जिसे हम नॉर्मली फेम्टोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेम्टोमीटर। जैसे हम लोग कहते हैं ना नैनोमीटर हो गया 10⁻⁹ के लिए, 10⁻12 के लिए पिकोमीटर हो गया, 10⁻10 के लिए फिर ऐसा यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻15 है तो यहाँ पे फेम्टोमीटर हम इसको लिखते हैं और फेम्टोमीटर से लेकर के ये किलोमीटर तक इतने डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इतना वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हो सकता है। मतलब किलोमीटर मतलब जानते हो ना 1000 मीटर, ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है फिलहाल। तो इतनी बड़ी वेवलेंथ वाले भी अपनी वेव्स होती हैं, तो ये बात ध्यान रखो अच्छे से। और इसी पॉइंट में यानी कि जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, इंक्रीज होता है कम से लेकर के ज्यादा तक। देखो ना अभी यहाँ पे किलोमीटर में आ गया यानी 1000 मीटर में। तो इसी बेसिस पे ना गाइस जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, ऐसे और भी है लाइक माइक्रोवेव्स। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारी वेव्स है यार, मतलब बहुत सारे वेव्स इस तरीके से फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो वेव्स है इनके टाइप्स है। ठीक है, इन बात को ध्यान रखो अच्छे से, जिसमें से हमको फोकस करना है विजिबल वेव्स के ऊपर। ठीक है, जो विजिबल वेव्स होती है ना गाइस, तो इनका जो वेवलेंथ होता है ना ये 400 से लेके 700 नैनोमीटर वाला होता है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, 10⁻⁹ मीटर, ये होता है नैनोमीटर। ओके, तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर और उसका वेवलेंथ इतना होता है। तो किसी भी विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ है वो 400 से लेके 700 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये बात अच्छे से ऑलवेज रिमेंबर रखना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, यहाँ पे देखो नोट्स कर लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे याद रख लो। जो वॉयलेट लाइट होती है ना, विजुअल लाइट होती है ये भी, और रेड लाइट भी हम इसे देख सकते हैं, दोनों लाइट्स को हम देख सकते हैं। तो जो वॉयलेट लाइट होती है ना, इनका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑलवेज याद रखो कि वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है और रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, यानी लार्जेस्ट वेवलेंथ वाले यहाँ पे होते हैं रेड लाइट। ठीक है, तो दोनों का कंसेप्ट अच्छे से याद रखो, वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ कम और जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि रेड लाइट ज्यादा यहाँ पे वेवलेंथ वाली है और इसीलिए हमें ज्यादा जल्दी विजिबल होती है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा वो लाइट हमें जल्दी ज्यादा दिखाई देती है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। ओके गाइस, तो ये था अपना बेसिक और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई अच्छे से वेव्स के बारे में और लाइट्स के बारे में। नाउ गाइस अभी हम फिर से अच्छे से स्टार्ट करेंगे हाइजीन थियरी, जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये थियरी पढ़ने से पहले ना बहुत बड़ा इसका तो आपको प्रिंसिपल ही मिल जाएगा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, मतलब सोर्स ऑफ लाइट कौन कौन से अपनी दुनिया में, यहाँ पे जो अर्थ में अपने पास कितने लाइट के सोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो
अपने पास यहाँ पे दो ही टाइप है सोर्सेस, यानी कि प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। इन दोनों का मीनिंग गाइस बहुत अच्छे से समझ लो, जिससे कि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस जो प्राइमरी लाइट है और ये सेकेंडरी लाइट है, ठीक है, मतलब जो सोर्सेस है। तो प्राइमरी सोर्सेस क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना कि प्राइमरी सोर्सेस ये इट्स ओन यानी खुद से एमिट करते हैं लाइट को। जैसे कि देखो, अगर सपोज आपके सामने कोल्ड का मौसम है, ठीक है, सीजन कोल्ड सीजन आ गया, और उस सीजन में आप लोग क्या करते हो, जो लकड़ी वगैरह होती है यानी वुड्स वगैरह, आप लोग उस सीजन में क्या करते हो, ऐसा बर्न करते हो। ठीक है, तो जब आप उसे बर्न करते हो ना, तो वहां से क्या निकलता है, उस बर्निंग से क्या बाहर क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, उस बर्निंग से क्या बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है, और हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी निकलती है। ठीक है, लाइट भी। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया, क्योंकि ये खुद ही बर्न होके और खुद ही लाइट का सोर्स है, मतलब खुद ही ये लाइट को एमिट कर रहा है। लाइक सन हो गया, फिर स्टार्स हो गए, फिर हाई टेम्परेचर वाला कोई फ्लेम है, ठीक है, ये हो गया। जैसे ट्यूब लाइट हो गया यार, मतलब इसमें से खुद ही करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं और खुद ही इसमें से लाइट निकलती है। टीवी हो गया, ये खुद मतलब खुद के ऊपर स्टैंडर्ड है, खुद के ऊपर ये स्टेबल है, मतलब खुद से ये लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। जैसे फायर क्रैकर्स हो गए, तो ये खुद ही बर्न करके और लाइट को इमिट करते हैं। ये सारे हो गए प्राइमरी सोर्सेस। एंड व्हाट अबाउट सेकेंडरी सोर्सेस गाइस, तो जो सेकेंडरी सोर्सेस होता है ना, ये डिपेंडेंट होता है दूसरे के ऊपर, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है लाइट को एमिट करने के लिए। तो कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, विच डू नॉट प्रोड्यूसेस लाइट ऑन देयर ओन, जो खुद से लाइट प्रोड्यूस ना करता हो उसे सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। और जो ऑन देयर ओन यानी खुद से लाइट प्रोड्यूस करता हो, लाइक सन है, स्टार्स, हाई टेम्परेचर फ्लेम यानी आग यानी फायर वगैरह जो भी चीजें हैं, तो ये चीजें खुद से लाइट को एमिट करती हैं, और इसीलिए गाइस हम लोग इन्हें प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइक ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लैनेट्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे खुद से लाइट एमिट नहीं करते हैं। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों के ऊपर। सपोज यहाँ पे मैं एक ह्यूमन बीइंग बना देता हूँ, ये ठीक है, ये अपना एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, सपोज मान लो ऐसा यहाँ पे एक ये इंसान है, ठीक है, तो ये क्या खुद से लाइट बाहर निकालेगा, ये कुछ नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पे अपने पास सन है, ठीक है, ये सन है और ये सन है, और इसकी लाइट इसके ऊपर आएगी। जब इसकी लाइट इसके ऊपर आएगी, ठीक है, तो जब इसके ऊपर आएगी तो ये क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरीके से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यानी कि इसके ऊपर लाइट आने के बाद लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसके ऊपर आने के बाद लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। देन मैं इस लाइट को कह सकता हूं कि ये लाइट एमिटेड बाय किसके द्वारा, किसने एमिट किया इसको, एमिटेड बाय ह्यूमन। किसने एमिट किया, एमिटेड बाय ह्यूमन। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से आपको याद रखना है। जबकि ये रियल सोर्स जो है लाइट का, ये ओरिजिनल सोर्स नहीं है लाइट का, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखो। तो ये ओरिजिनल सोर्सेस नहीं है गाइस लाइट का, ये जस्ट इसने लाइट को रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो इसी तरह एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी यहाँ पे क्या होते हैं, अच्छे से याद रखो, ये सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। यानी कि ये लाइट एमिट करते हैं रिफ्लेक्शन के वजह से, मतलब दूसरों की लाइट को अपने बॉडी में आने के बाद रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर ये लोग लाइट को क्या करते हैं, एमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ द लाइट। और फर्स्ट यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स था मैंने आपको बता दिया कि वो खुद से बर्न होकर लाइट को एमिट करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये था अपना यहाँ पे छोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक ऐसी चीज जिससे आप खुद फैमिलियर हो। जो भी कभी भी आप रिवर में गए रहोगे ना, रिवर वगैरह में, ओके, रिवर में या किसी भी डैम में या फिर कहीं भी आप लेक वगैरह में गए रहोगे, ठीक है, कभी गार्डन वगैरह में अगर लेक वगैरह रहा होगा तो वहां पे आप गए रहोगे। ठीक है, तो आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया ही होगा। आपने जस्ट स्टोन उठाया होगा, स्टोन उठा के आपने फेंका होगा स्टैटिक वाटर में। जो लेक वगैरह होती है ना, उसकी वाटर में, पानी में आपने पत्थर वगैरह फेंका होगा, तो कुछ इस तरीके का वहां पे कुछ फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, जब आपने उसे फेंका होगा तो इस तरीके कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। तो अभी हमको यहाँ पे समझना है गाइस, अगर मान लो यहाँ पे तो फिलहाल वाटर की ही एक यहाँ पे ड्रॉप है, बूंद है, ठीक है, बट फिर भी हमको समझना है, ध्यान देना चीज। जब आप कहीं भी एक पत्थर को यहाँ पे फेंकोगे स्टैटिक वाटर में, तो ये क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से कुछ यहाँ पे एफ वेव फॉर्म होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये इस तरीके से यहाँ पे देखो वेव फॉर्म हो रहा है, समझा कि नहीं अच्छे से। जस्ट देखो यहाँ पे ये इस तरीके का वेव फॉर्म हो रहा है, तो इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये वेव्स फॉर्म होती है, ये प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया ही होगा। ठीक है, तो गाइस जब आप यहाँ पे कोई भी मटेरियल या फिर पत्थर, स्टोन या वाटर का ड्रॉपलेट खुद ही कुछ भी फेंकते हो, तो
तो जो स्टैटिक वाटर रहता है ना, इसके यहाँ पे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं। क्या हो जाते हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने के बाद ये पार्टिकल एक सर्कल में क्या होते हैं, देखो अच्छे से, ये पूरी वेव कैसी है, मेरे कर्सर को अच्छे से ध्यान देखो, अच्छे से जो मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कैसे राउंड राउंड में इस तरीके से कुछ मूव होता है, और कुछ आगे की तरफ ऐसे फैलते जाता है, स्प्रेड होते जाता है, फिर नेक्स्ट वेव में आ जाएगा, इस तरीके से नेक्स्ट वेव में फॉर्म होगा। फिर देखो ये थर्ड वाली वेव है, फिर ऐसे फॉर्म होगा, फिर ऐसे देखो ये फोर्थ वाली वेव है, फिर ऐसे फॉर्म होगा, और ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये समझ में आया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि जो पार्टिकल का स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन में मतलब कहने का मतलब ये हुआ गाइस कि स्टेट मतलब यहाँ पे फिलहाल तो ये लिक्विड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? ये लोग लिक्विड स्टेट में है, और इस स्टेट में जो भी पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी चेंज हो गया। पहले तो भाई कोई मोशन ही नहीं कर रहा था, और बाद में इसने अगर मोशन किया भी तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मोशन इसका चेंज हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। तो यहां से ये पार्टिकल ऐसे मूव कर करके देखो, यहाँ पे पहले ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे इसके पार्टिकल नीचे आएंगे, ठीक है, ऐसे फिर इसके पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर इसके पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे एक वेव फॉर्म हो जाएगी, और जिस वेव को हम नॉर्मली वाटर वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? वाटर वेव भी क्या कहते हैं इसे? हम वाटर वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहीं से हमको सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है गाइज। हमको समझना है दो कॉन्सेप्ट, हमको समझना है एक वेव फ्रंट, और हमको दूसरा समझना है फेज, ठीक है। ये दोनों चीजों को हमको अच्छे से समझ के लेना है, वेव फ्रंट एंड फेज को समझ के लेना है यहीं पे। फिर उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी गाइस यहाँ पे ध्यान देना कि पहले भाई फेज क्या होता है एग्जैक्टली, भाई फेज क्या है ये सबसे पहले समझते हैं। तो फेज यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी पॉइंट बोलू, पॉइंट पार्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज ये एक अपना पॉइंट पार्टिकल है, तो ये पॉइंट पार्टिकल पहले यहाँ पे नॉर्मल था, और फिर ये मूव करके देखो यहाँ पे हाई पीक पे आ गया, ये ऊपर कैसे हो गया, हाई पीक पे आ गया। तो इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में जो इसका पूरा स्टेट ऑफ मोशन था, यानी मूवमेंट जो था इसका, ये क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। और ये जो चेंज हुआ है ना, इसी चेंज के वजह से ये जो मतलब देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस फेज में अपना पार्टिकल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, इस फेज में अलग तरीके से, इस पॉइंट पे अलग तरीके से, इस पॉइंट पे अलग तरीके से, इस पॉइंट पे अलग तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, बार बार अपने पार्टिकल ना अपने स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। स्टेट मतलब देखो कैसा, अपने लिविंग स्टेट को, जहां पे वो रह रहा है ना, उसको चेंज कर रहा है। पहले इस पोजीशन में, फिर इस पोजीशन में जा रहा है, फिर इस पोजीशन में, फिर इस पोजीशन में जा रहा है, ऐसे चेंज कर रहा है, यानी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यूअसली चेंज करते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले को हम कहते हैं फेज, ठीक है, यानी कि वो अपने फेजेस को चेंज करता है। मतलब फेज समझाना एग्जैक्टली क्या है, यहां से इस तरीके से मूवमेंट अभी मैं और अच्छे से आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। एंड नाउ व्हाट अबाउट वेव फ्रंट, तो देखो, तो जो वेव है उसका फ्रंट यहाँ पे देखना है, यानी कि देखो पहला वेव का फ्रंट ये हो गया, ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान देना। फिर दूसरा वेव का फ्रंट देखो ये वाला हो गया, ये हो गया दूसरा वेव का फ्रंट। ऐसे देखो यहाँ पे देखो ये तीसरा वेव का फ्रंट है। तो वेव फ्रंट डिपेंड होता है कुछ पॉइंट्स के ऊपर गाइस। तो जो वेव फ्रंट है ना, ये डिपेंडेंट होता है पहली बात तो डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि जो सोर्स था, सोर्स क्या था अपना, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में सोर्स था, और यहाँ से सारे पार्टिकल जो है इस तरीके से क्या हो रहे हैं, प्रोपगेट हो रहे हैं। प्रोपगेट होना मतलब ट्रेवल करना होता है, इस तरीके से सारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, प्रोपगेट हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ से ये और ऐसे आगे आएगा, फिर ये ऐसे आगे क्या जाएगा, ऐसे प्रोपगेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इस प्रोपगेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोपगेशन है ना, तो यहाँ पे अगर सपोज मैं इस वेव फ्रंट की बात करता हूँ, ये जो सरकमफेरेंस है ना, ये सारा का सारा वेव फ्रंट कहलाता है। तो अभी इस सरकमफेरेंस में भी तो कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे ना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, सोर्स तक के लिए सेम रहेगा। तो ये पहला हो गया यहाँ पे वेव फ्रंट। दूसरी बात, जो स्टेट ऑफ मोशन होगा, स्टेट ऑफ मोशन मतलब कैसे, अगर देखो ये ऊपर की पीक पॉइंट और ये नीचे की बिलो पॉइंट, ठीक है। तो अगर पीक पॉइंट में सारे पार्टिकल जो यहाँ पे रहेगा, पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो सभी का जो एकदम वेलोसिटी बोलो या डिस्टेंस बोलो फ्रॉम द सोर्स, तो ये सभी का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यानी कि इस पूरे लाइन में, इस पूरे सरकमफेरेंस में जितने भी पार्टिकल रहेंगे, उनका जो स्टेट ऑफ मोशन होगा, ठीक है, मोशन करने का स्टेट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, उनकी जो डिस्टेंस है, तो ये सारी चीजें जो पॉइंट्स है, उनकी फेज जो है, फेज, इसमें उनका कैसा फेज है, ठीक है, यानी कि कितनी उसकी वेलोसिटी, ये सारी चीजें फेजेस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी उनका फेजेस है, जो भी उनकी वेलोसिटी है, इस पूरे सरकमफेरेंस वाले पार्टिकल जितने भी यहाँ पे रहेंगे ना
पार्टिकल ये मूव करने वाले, आपको इस चीज को इमेजिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल मूव करेंगे ना, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स का फेज क्या रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन क्या रहने वाला है, यानी फेज क्या रहने वाला है, उनका सेम रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वेव फ्रंट को। यानी कि कोई भी वेव फ्रंट तभी डिफाइन होती है जब उसका सोर्स से लेकर के डिस्टेंस सेम हो और स्टेट ऑफ मोशन सभी पार्टिकल का, जितने भी पार्टिकल इस पूरे यहाँ पे इस वेव फ्रंट में हो। ये जो पूरा का पूरा वेव फ्रंट है, इस पूरे वेव फ्रंट में सपोज मैं इस रेड लाइन की देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे ये वाला वेव फ्रंट है, तो यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल, हर पॉइंट में इसमें वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल रहेंगे ना, और ये आगे की तरफ मूव ही होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पार्टिकल इस वेव फ्रंट में रहेंगे, ठीक है, वो सभी के सभी का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स यानी सेंटर जहां पे आपने पत्थर फेंका था, वहां से डिस्टेंस सेम रहेगा। और जो स्टेट ऑफ मोशन है, यानी कि यहाँ का पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे तो ये भी उतने ही स्पीड से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये भी वैसे ही वाइब्रेट करेगा, समझा कि नहीं। तो इनका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो भी क्या रहेगा, यानी कि फेज वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो स्टेट ऑफ मोशन मतलब यहाँ पे समझ के रखो रिलेटेड है फेज से, ठीक है। तो इस तरीके का थोड़ा कॉन्सेप्ट था, इसी चीज को मैं अभी यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से। ओके गाइस, तो यहाँ पे ध्यान देना एग्जैक्टली भाई वेव फ्रंट है क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन समझ लो, बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। तो देखिए लोकस, लोकस मतलब क्या होता है, लोकेशन, ठीक है, जहां पे है वो, ठीक है, लोकेशन। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज, सेम फेज मतलब जो स्टेट ऑफ मोशन, अभी मैं बताऊंगा अभी फेज क्या होता है, अच्छी डेफिनेशन। तो स्टेट ऑफ मोशन यानी फेज, ठीक है। तो हैविंग द सेम फेज ऑन वेव सरफेस। अब देखो जब आप लोगों के सामने जब यहाँ पे वेव चलती हैं, ये देखो यहाँ से जब वेव चलती है तो इनका ये एक फेज है, देखो ऐसा ऊपर नीचे का इनका एक फेज है, देखो ऐसा ये एक फेज हो गया, ठीक है। फिर ऐसा यहाँ पे ये एक देखो यहाँ पे फेज है, ठीक है। तो ये जो कुछ ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर का ये जो है ना, इसे मैं क्या कहूंगा, वेव है ना ये, तो ये वेव का सरफेस हो गया। क्या हो गया, ये वेव का सरफेस, जो देखो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, ऊपर वाले को ये वेव का सरफेस है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये जो मतलब पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट लोकेटेड है किसी भी पॉइंट में वेव सरफेस के, मतलब यहाँ पे जो वेव सरफेस है इसके किसी भी वेव सरफेस में यहाँ पे जो पॉइंट लोकेटेड है, चाहे ये वाली वेव सरफेस पकड़ो, ये वाली वेव सरफेस पकड़ो, ये वाली वेव सरफेस पकड़ो, तो इनमें कहीं भी वेव सरफेस है जो उसके ऑल पॉइंट्स में जो भी रहेंगे पॉइंट्स, उनका फेजेस क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। एंड जो टाइम भी होगा उनके मूव का वो भी क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस वाले वेव फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक ये वाली वेव फ्रंट, यहाँ पे जो पूरी वेव फ्रंट है ना, इसमें जितने भी पार्टिकल हैं तो इनको ट्रेवल करके इस वाली वेव फ्रंट में आने के लिए, इस वाली वेव फ्रंट में इन पार्टिकल को ट्रेवल करके आने के लिए, बिकॉज हम लोग को पता है ना यार, यहाँ पे पत्थर फेंकूंगा तो सारी वेव्स आगे की तरफ बढ़ती हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो आगे बढ़ते ही है ना, ठीक है। तो ये भी पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं, ये यहां से मूव करके आया होगा, ये यहां से मूव करके आया होगा, ऐसे सारे पार्टिकल एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं उनको मूव करने में जो टाइम लगेगा ना, वो टाइम क्या रहने वाला है, वो टाइम रहेगा अपना कांस्टेंट, यानी फिक्स टाइम रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, अभी जितने भी पार्टिकल यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, जितने भी पार्टिकल रहेंगे इन सभी का, ये सभी के सभी सेम फेज में रहने वाले हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, सेम फेज, अभी फेज के बारे में और अच्छे से समझ जाएगा, डोंट वरी। तो ये सभी के सभी किस में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। गाइज ऐसे डायग्राम दिखा के आप लोगों को कोई नहीं समझाने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूं, तो अच्छे से समझ लो, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है इससे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो वेव फ्रंट एग्जैक्टली क्या होता है समझ चुका होगा कि द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये ऑलवेज याद रखो, जो सारे पॉइंट्स का जो लोकेशन है ना, उन सारे लोकेशन वाले पॉइंट्स का जो फेजेस रहेगा वो सेम रहेगा, और वो भी कहां पे, जो कि सेम सरफेस में रहेंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, तो इस सरफेस में जितने भी पार्टिकल रहेंगे ना, उन सारे पार्टिकल का जो भी यहाँ पे स्टेट ऑफ फेज रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन रहेगा, मूवमेंट का तरीका, टाइम, वेलोसिटी, जो भी पार्टिकल्स की रहेगी वो सभी के सभी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, और टाइमिंग भी सेम रहेगा। तो अगर ऐसा है तो दैट लोकस ऑफ द पॉइंट इज नथिंग बट वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट जस्ट एक सरकमफरेंस के फॉर्म में होती है। तो आपको इमेजिन करना है कि ये यहाँ पे अपनी वेव फ्रंट है, मतलब देखो ना यार, अगर यहाँ पे बनाओ तो देखो ये एक वेव फ्रंट है, फिर ये वाली एक वेव फ्रंट है, मतलब समझ रहे हो ना, देखो ये एक वेव फ्रंट हो गई, फिर ये दूसरी वाली वेव फ्रंट हो गई, ये तीसरी वाली वेव फ्रंट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वेव फ्रंट होती हैं, ठीक है। चलो याद रखना अच्छे से। और इन वेव फ्रंट्स में ऐसे यहाँ पे पार्टिकल्स सरकमफरेंस के फॉर्म में ऐसे क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, ओके, कुछ इस तरीके से। फिर दूसरा वेव फ्रंट हो गया, वही पार्टिकल मूव करके अगले वेव फ्रंट में आ जाते हैं,
ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला वाला वेव फ्रंट ऐसे फॉर्म होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर या फिर स्फेरिकल फॉर्म में कहो, ऐसे अपनी वेव क्या होती है, फॉर्म होती है। और जो सरकमफेरेंस है ना, इस सरकमफेरेंस को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यानी कि जितने भी पॉइंट रहेंगे ना पार्टिकल्स की, वो फिलहाल पार्टिकल को हम यहाँ पे पॉइंट्स कह रहे हैं, याद रखो अच्छे से, जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सभी के सभी सरकमफेरेंस में रहेंगे, सर्कल के। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेजेस के बारे में। एग्जैक्टली भाई फेज होता क्या है, तो फेज डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ पार्टिकल। भाई मोशन है जो पार्टिकल का वो कैसा है, यानी कि जो मोशन है वो कैसा है, स्लो है या फिर मोशन फास्ट है, या फिर उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका टाइम कितने टाइम में कितना डिस्टेंस परफॉर्म कर रहा है, तो ये होता है स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ के रखनी है। ठीक है, तो ये होता है मोशन ऑफ स्टेट या फिर स्टेट ऑफ मोशन आप कह सकते हो, या फिर मोशन ऑफ पार्टिकल भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो फेज होता है इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब देखो ये सोर्स था, यहाँ पे हमने पत्थर फेंका था और यहाँ से ये पार्टिकल ट्रेवल करके देखो यहाँ पे आया वाटर का पार्टिकल, तो आने के लिए कितना वेलोसिटी, कितना टाइम, कितना स्लो, कितना फास्ट, ये सारी चीजें मोशन ऑफ पार्टिकल में आती हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो फेज होता है वो डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के ऊपर भी। मतलब जो लोकस होता है ना, लोकस यानी कि देखो यहाँ से ये सोर्स था और यहाँ से चल के आया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो डिस्टेंस है वो गाइस कितना है। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है वो भी उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है अपना जो फेज होता है। ठीक है, एग्जैक्टली याद रखो अच्छे से। एंड फाइनली यहाँ पे मैंने बता दिया, इन्हीं दो पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग अपना यहाँ पे डेफिनेशन इसका फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे अपने पास फेज होता है, तो फेज का जो अच्छे से डेफिनेशन है, तो यहाँ पे याद कर लो, और इसी को आपको एग्जाम में लिखना है, 2 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, तो फेज ऑफ वेव एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मोशन। किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, तो स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है गाइस, ये स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फेज ऑफ अ वेव, किसी भी वेव का जो फेज है, यानी कि इस फेज में ये अलग अलग वेव का अपना अपना फेज होता है। तो ये जो मैं सेकंड वेव पे यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये इसका अपना फेज रहेगा, फिर ये लास्ट वाली वेव का अपना फेज रहेगा। ठीक है, तो ये चीज को अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो फेज ऑफ वेव रहेगा ना जो ये होता है, तो ये अलग अलग पॉइंट पे इसका अलग अलग स्टेट ऑफ मोशन होता है। मतलब अलग अलग वेव फ्रंट में अलग अलग स्टेट ऑफ मोशन रहेगा। बट यहाँ पे जो इस वाली वेव फ्रंट में जितने पार्टिकल होंगे उनका सेम रहेगा, फिर ये वाले पार्टिकल में, ये वाले वेव फ्रंट में जितने पार्टिकल आएंगे उनका सेम रहेगा। देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाले वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल आएंगे उन सभी का जो स्टेट ऑफ मोशन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल में जब आप कंपेयर करोगे यहाँ वाले पार्टिकल में, तो इनका कुछ अलग होगा, इनका कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ से ये मूव करके आए हैं और सोर्स से लेकर के इनका डिस्टेंस भी देखो अलग हो चुका है। अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो अलग अलग होता है ना, तो डिस्टेंस भी तो चेंज हुआ है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अपना वेव फ्रंट डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो अगर डिस्टेंस या फिर स्टेट ऑफ मोशन, यार बस 2 लाइन याद रख लो ना, मोशन ऑफ पार्टिकल और जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों चेंज हुआ और यही दोनों के ऊपर क्या डिपेंड होता है, फेज। और अगर फेज किसी का भी चेंज हुआ तो उसका वेव फ्रंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वेव फ्रंट जस्ट एक, यहाँ पे जो हम लोग पानी फेंकते हैं इसमें वाटर, ये जो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे ऐसा फॉर्म होता है, ये है वेव फ्रंट, जो यहाँ पे गोल गोल ऐसे राउंड राउंड जा रहा है, ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात याद रखो। तो फेज ऑफ अ वेव एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल at that point as well as distance of the point from the source। मतलब वही चीज है ना जो मैंने अभी आपको बता दी। ठीक है, मतलब इसमें कुछ तो कंसेप्ट जैसी कोई चीज थी ही नहीं। मतलब देखो जो स्टेट होता है ना, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आपको इतना समझ के रखना है कि यहाँ से आप किसी भी फेज, किसी भी वेव फ्रंट में, अगर इस वेव फ्रंट की मैं बात करूं तो इस वेव फ्रंट में जो पार्टिकल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस और इस पार्टिकल का जो मोशन, इस पार्टिकल का मोशन कैसा है, कैसा मूवमेंट ही परफॉर्म करता है। फिलहाल तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी रहेगी, तो ये हो गया मोशन। यार अपने को क्या पता कौन सा पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, बट इसका कुछ ना कुछ तो मोशन होगा ना, वो मोशन और यहाँ से ट्रेवल करके आने में जो डिस्टेंस लगा। ठीक है, तो ये होगा पूरा फेज। ठीक है, ये अपने खुद के फेज में, ये अपने फेज में है। तो फेज समझा ना, उसका डिस्टेंस और जो उसका स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि उस स्टेट में है तो मोशन कैसा परफॉर्म कर रहा है वो पार्टिकल, तो वो हो गया उस पार्टिकल का फेज। ऐसे इस पार्टिकल का अपना फेज, ऐसे इस पार्टिकल का अपना फेज, ऐसे इस पार्टिकल का अपना फेज है। बट वेव फ्रंट जो होता है ना, वेव फ्रंट ये यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट है। एक वेव फ्रंट में हजारों करोड़ों पार्टिकल्स हो सकते हैं, बट जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स का जो फेज रहेगा ना, यानी कि यही जो डिस्टेंस है सोर्स से लेके डिस्टेंस, और जो उनका मूव करने की वेलोसिटी, डिस्टेंस है जो, ये सभी के सभी सेम रहेगी। क्योंकि फेज मतलब क्या होता है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो हर एक वेव फ्रंट में
जो हर एक पार्टिकल का फेज होता है ये क्या होता है, सेम होता है। तो इस चीज को याद रखो, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि वेव फ्रंट में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है और स्टेट ऑफ मोशन होता है ये दोनों सेम होते हैं किसी भी पार्टिकल के, ठीक है। और फेज क्या होता है, तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स टू द पार्टिकल। एंड दूसरी बात, यहाँ पे जिस भी वेव फ्रंट में अपने पार्टिकल है, सपोज इस वेव फ्रंट में या फिर इस वेव फ्रंट में या फिर इस वेव फ्रंट में या फिर बड़ी वाली वेव फ्रंट में, किसी भी वेव फ्रंट में रहने दो अपने पार्टिकल को, बट वो पार्टिकल का जो स्टेट ऑफ फेज रहेगा, यानी कि कितने स्पीड से चल रहा है, कितना उसका मोशन है, कौन सा मोशन कर रहा है, तो ये सभी के सभी सेम रहेंगे और यही सारी चीजें फेज होती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो इस तरीके से हमको सारी चीजें समझना था, ठीक है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो यहां पे ध्यान दो अच्छे से। अब सारी वेव्स प्रोपागेट हो रही है, प्रोपगेशन हो रही है। प्रोपगेशन मतलब होता है कि ट्रेवलिंग डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये सोर्स है, यहाँ से अपना चलना स्टार्ट किया था सारी चीजें, अभी अपना यहाँ पे सोर्स है। तो सोर्सेस से लेकर के, यहाँ पे ध्यान देना गाइस, सोर्सेस से लेके ये पहली वेव है, ठीक है। ये पहली वेव है, अगर सपोज यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ये अपनी फर्स्ट वेव थी, ठीक है। तो फर्स्ट वेव जो है और जो अपना सोर्स है, तो ठीक है, तो जो सोर्स है और ये फर्स्ट वेव है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, यू कैन सी इन द डायग्राम, ये क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है, यानी डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपगेशन है, ये जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, ये जो डायरेक्शन है ना, ये अपने वेव फ्रंट को, जो ये वेव फ्रंट है, यानी कि जो ये सर्कल है इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, जो सर्कल है इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये वेव फ्रंट को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और जो स्पीड बाय विच वेव फ्रंट्स मूव इज द स्पीड ऑफ वेव, मतलब समझो, अगर आपने यहाँ पे पत्थर फेंका तो यहाँ से जो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा वेव फॉर्म होगी, फिर ये दूसरी वेव फॉर्म होगी इस तरीके से, ठीक है, फिर ये तीसरी वेव फॉर्म होगी। तो ये जो जिस स्पीड से वेव फॉर्म होगी ना, जिस स्पीड से वेव फॉर्म होगी, तो वही स्पीड होगी आपके वेव की। मतलब जिस स्पीड से यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये पहला वेव, फिर ये दूसरा वेव, फिर यहाँ पे देखो तीसरा वेव, तो जो यहाँ पे वेव फॉर्म हो रहा है, फिलहाल इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यही हमारे वेव फ्रंट होते हैं, यही हमारे वेव फ्रंट होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। ऐसे ये अपना दूसरा वेव फ्रंट है, ये पहला वेव फ्रंट है, ठीक है। तो ये अपने वेव फ्रंट होते हैं और हर एक वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल रहेंगे ना, ये पार्टिकल यानी पॉइंट जिन्हें हम कहते हैं, तो ये पार्टिकल का जो फेज रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब इस वाली जो वेव फ्रंट रहेगी, ये वाली वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल आ जाएं, वो सारे के सारे पार्टिकल का फेजेस क्या रहेगा, सेम रहेगा और सोर्सेस से डिस्टेंस सेम रहेगा। अभी सिंपल सी बात है भाई, एक सर्कल बना दो और यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोन है, यहाँ पे एक स्टोन है, यहाँ पे स्टोन है, ठीक है। तो सारे स्टोन का जो रेडियस रहेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, यानी कि सारे स्टोन का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा ना। तो ये भी तो सर्कल में ही है, तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है, पॉइंट है, वो सभी के सभी का जो सोर्स से डिस्टेंस है वो सबका सेम रहेगा और यही होता है किसी भी पार्टिकल का फेज, ठीक है। तो बस एक ही बात ध्यान रखो कि फेज में हम क्या काउंट करते हैं। अगर मैंने बोला कि मुझे इस पार्टिकल का फेज बताओ, तो आप क्या बताओगे, पहले बताना कि भाई वो कितने की स्पीड से मोशन कर रहा है या फिर उसका क्या मोशन है, सर्कुलर, लीनियर, कैसा मोशन है, तो ये स्टेट ऑफ मोशन। और दूसरी बात, सोर्सेस से लेके उसका डिस्टेंस कितना है, जिस वेव फ्रंट में वो बैठा है पार्टिकल, जिस भी वेव फ्रंट में, मतलब ये वेव फ्रंट होते हैं, ये जो वेव है ना, ये वेव फ्रंट होता है, ये दूसरा वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। ये देखो दूसरा वेव फ्रंट, ये पहला वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट में कितना उसका यहाँ पे डिस्टेंस है सोर्स से, ठीक है। तो ये दो चीज हम फेजेस में फाइंड करते हैं। तो इस चीज को अच्छे से याद रखो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे साउंड है, लाइट है, ये इनके जो वेव्स होती है ना गाइस, ये हमेशा सोर्सेस से अवे जाती हैं, यानी दे गोज अवे फ्रॉम द सोर्सेस। मतलब अगर सपोज यहाँ पे आपने डाला एक पत्थर, तो यहाँ से ये क्या होंगी, ये वेव पहले यहाँ रहेगी, फिर ये यहाँ से आगे भागेगी। मतलब सोर्सेस से क्या हो रही है, ये वेव दूर जा रही है। मतलब सोर्स कहाँ पे, एस के पास है, और यहाँ से वेव दूर जा रही है और आगे जाएगी और आगे जाएगी, दूर जाएगी। यानी कि साउंड वेव है, लाइट वेव है, वाटर वेव है, ये सारी की सारी वेव्स जो होती हैं ये सोर्सेस से दूर जाती हैं और इसीलिए ये स्फेरिकल वेव बनाती हैं। आपने किसी नेटवर्किंग या हैकिंग मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जो नेटवर्क होता है वो भी कैसे सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में पूरे नेटवर्क का जो होता है ना, उसमें से ऐसे 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 बाहर निकलता है नेटवर्क, ठीक है। तो जो वेव होता है ना, वो भी सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो इस चीज को अच्छे से आपको याद रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ओके गाइस, चलो, तो एक चीज हमने समझा कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो वेव फ्रंट को, जो ये वेव फ्रंट राउंड राउंड है, ये वेव फ्रंट जो है, इन वेव फ्रंट को अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पे समझेंगे प्लेन वेव के बारे में। किसके बारे में समझने वाले, प्लेन वेव के बारे में। इतना चिंदी सा कॉन्सेप्ट है ना कि आपको यूं समझ जाएगा, ध्यान देना बस अच्छे से। तो मान लो किसी भी लेक में आपने पत्थर फेंका, ये हो गया आपका सोर्स, ओके। और जब ये सोर्स हो गया तो ये आपका एक पहला वेव फ्रंट निकलेगा, फिर ये दूसरा वेव फ्रंट निकलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से।
फिर ऐसे ही देखो यहाँ पे ये तीसरा वेव फ्रंट निकलेगा, ठीक है, ऐसे 3 वेव फ्रंट, ऐसी हजारों पता नहीं कितनी कितनी निकल सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताऊं तो ये क्या रहेगा अपना, यहाँ पे देखो ये सर्कुलर वेव है, ये पूरी की पूरी जो सर्कुलर वेव है, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, जूम नहीं किया हूं अभी, ठीक है, तो ये सर्कुलर वेव है। ये भी ऐसी ही कौन सी वेव है, यहाँ पे सर्कुलर वेव है, वेव फ्रंट जो है अपना सर्कुलर फॉर्म में है। बट गाइज अगर कहीं मैं इस चीज को जूम कर दूं, क्या कर दूं मैं इस चीज को, अगर मैं जूम कर देता हूं तो आप अगर यहाँ से इमेजिन कर सकते हो गाइज, अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ ना नॉर्मली, ठीक है, तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा बस फोकस रखना है, ठीक है, आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, बाकी और कोई भी यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्ट हार्ड वाला है नहीं, ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। जब आप इसे जूम करोगे ना तो देखो इतने सी बात में करूंगा, इस जो यहाँ पे पार्टिकल दिया ना, इस पार्टिकल इतने से एरिया की बात करूंगा, देखो तो ये एरिया कैसा हो गया, प्लेन हो गया ना, और यहाँ पे देखो प्रोपगेशन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जो ये एरिया है ये क्या हो गया, ये प्लेन हो गया, क्या होगा, ये प्लेन है। अभी सर्कल में है क्या, हाँ, अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये सर्कल में है, बट अगर मैं जूम करके अंदर की बात करूं तो वो खुद का जो छोटा सा एक पॉइंट भर का जो पार्टिकल है छोटा सा, वो पॉइंट क्या कर रहा है, ऐसा लीनियर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है वो गाइस, तो वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये क्लियरली विजिबल हुआ होगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन फॉर्म हुआ है ना, तो अब इस कंडीशन में जो भी वेव रहेगी ना, तो उस वेव को मैं क्या कहूंगा, प्लेन वेव कहूंगा। कौन सी वेव कहूंगा गाइस, मैं उस कंडीशन में उसे प्लेन वेव का नाम दूंगा, क्योंकि वो अभी सर्कुलर वेव में नहीं है। तो हमको ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना था, ठीक है, इस तरीके से हमको सारी चीजें अच्छे से याद रखनी थी, और यही हमारा यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही था इस फंडामेंटल रूल का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें समझनी है। तो यहाँ पे जो था ये अपना प्लेन वेव था, ओके। तो जो छोटा सा पॉइंट होता है उसके लिए हमारा प्लेन में ही चलेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन चलेगी रियल में। तो आपको ये चीज इमेजिन हुई होगी, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप वापस से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म हो वो प्लेन वेव कहलाएगा, ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। यानी कि अगर यहाँ पे अगर आपको रीड करना है तो यू कैन रीड, अगर कोई सपोज स्फेरिकल वेव फ्रंट है, गोज अवे फ्रॉम, कंटिन्यूअसली गोज अवे फ्रॉम द सोर्स, देन इट सीम्स लाइक अ प्लेन। मतलब अगर दूर जाते जाएगा ये, और दूर जाते जाएगा तो एक टाइम पे ऐसा है कि ये प्लेन दिखेगा, ये सर्कल के फॉर्म में नहीं दिखेगा। आप इमेजिन करो ना, बहुत बड़े समुद्र में, सी में आप खड़े हो और एक पत्थर आपने फेंका, और आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से सपोज देख रहे हो, तो जब आपने एक पत्थर फेंका तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि जो आपका वेव फ्रंट ऐसे देखो सोर्स से कंटिन्यूअसली दूर जाते जा रहा है, ऐसे दूर जाते जा रहा है। जब एक दूर का पॉइंट आएगा ना तो वो सर्कल नहीं, आपको रियल में ऐसा प्लेन दिखेगा। कैसा दिखेगा वो आपको, रियल में प्लेन। तो ऐसी वेव को फिर हम क्या कहेंगे, प्लेन वेव कहेंगे। और यहां से जो ऐसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। जो उसका डायरेक्शन है ना भाई मूव करने का, तो वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये देख लो, सपोज ये अपनी एक प्लेन वेव जिसको हमने यहाँ पे 3D में दिखाया है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो अपनी वेव है उस वेव को डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है अपनी प्लेन वेव। तो ये थी अपनी प्लेन वेव। आई थिंक अभी आपको प्लेन वेव में कोई डाउट नहीं होगा, ओके। नाउ अब हम लोग गाइस यहाँ पे देखेंगे हाइजीन प्रिंसिपल के बारे में। एग्जैक्टली हाइजीन प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं। तो वी ऑलरेडी नो दैट कि जो हाइजीन थे उन्होंने अज्यूम किया था भाई कि जो लाइट है ना वो रियल में मैकेनिकल वेव के फॉर्म में होती है, या फिर लाइट वाटर वेव की फॉर्म में हो सकती है, या फिर साउंड वेव की फॉर्म में हो सकती है। यानी कि जो वेव है ना, लाइट उस फॉर्म में होती है, और जो वेव है वो कोई भी वेव हो सकती है, मैकेनिकल, वाटर और साउंड। जबकि ऐसा नहीं है, लाइट ओनली कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कौन सी वेव होती है गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो हाइजीन के बारे में थोड़ा समझो, क्योंकि ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी दी, भले इनके पास बहुत सारी चीजों का प्रूफ नहीं रहा हो, प्रूफ इनके पास भले ना रहा हो, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो कि सारे लाइट के फेनोमेनन में फिट बैठती हैं, और इसीलिए इन्होंने इनके टाइम पे इन्हें बहुत बड़ा साइंटिस्ट माना जाता था। बाद में न्यूटन आके इनके सारी थियरी को फेल कर देते हैं, तो फिर वो बात अलग है, ठीक है। तो बस ये वैसे ही है जैसे केपलर थे भाई। केपलर ने अपने तीनों रूल तो दे दिए थे ग्रेविटेशन के, बट उनके एक भी रूल का उनके पास खुद का इनका प्रूफ नहीं था। तो इनके भी काम में न्यूटन ने वाट लगा दी। इनकी भी बहुत, इनके टाइम पे बहुत शोर सिफारिश चल रही थी, और इनकी बहुत बड़ी इनकी मान जान हो गई थी, पता नहीं बहुत रिस्पेक्ट मिल गई थी इन्हें, क्योंकि इन्होंने पूरा प्लैनेटरी मोशन, कैसे एलिप्स में अपने जो मोशन होते हैं पार्टिकल के, जो अपने प्लैनेट्स होते हैं, वो प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, वो प्लैनेट्स कैसे सन के अराउंड मूव करते हैं, ये केपलर ने बता दिया था। बट इसका प्रूफ इनके पास नहीं था, तो इसको भी न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से प्रूफ दे देते हैं। फिर न्यूटन ने इधर का भी काम तमाम किया, फिर उसके बाद जब वेव की बात आई तो न्यूटन इधर भी घुस गए, ठीक है। यानी हाइजीन की भी वाट लगा दी।
तो मतलब न्यूटन ने भाई हर चीज दी है। न्यूटन ने साउंड के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। न्यूटन ने साउंड की जो वेलोसिटी है, जैसे कि अभी देखो 347 है तो इन्होंने 334, जो कि रॉन्ग है बट इन्होंने निकाला था, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, जो कि 347 से करीबन पास ही होती है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। मे बी 347, 363, 383 समथिंग है, बट 334 जो इन्होंने बताया वो मे भी, ऐसा आप गूगल कर सकते हो, परफेक्ट वैल्यू जो भी होगी, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने साउंड वेव के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी वैल्यूज बताई। तो सोचो जरा, मतलब तो इन्होंने हर जगह में यार, हर पॉइंट, बस ये बायोलॉजी नहीं पढ़े, अच्छा हुआ, नहीं तो बायोलॉजी में भी बहुत पता नहीं क्या क्या दे देते, ठीक है, तो याद रखो अच्छे से। तो हाइजेन प्रिंसिपल को इन्होंने भी पूरा मतलब नॉर्मली फेल कर देते हैं, और भी आइंस्टाइन तो बाद में एकदम अच्छे से ही फेल कर देते सारी चीजों को। फिलहाल न्यूटन भी वेव के मामले में फेल हुए थे। इन्होंने सीधे बोल दिया था कि भाई डेंसर मीडियम में बहुत फास्ट चलती है लाइट, बट ऐसा नहीं होता है, डेंसर मीडियम में फास्ट नहीं चलती है लाइट, हमने पहली वाली वीडियो में देखा था। बट अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल ना यार, हमने क्या देखा था कि हाइजेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लाइट्स होती है ना, लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती है, और जो मीडियम होती है उसका नाम ईथर है, ठीक है, और इसी ईथर वाले मीडियम में जितने भी पार्टिकल होते हैं सभी के सभी ऑसिलेट होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज ये अपनी अगर वेव है, ये अपनी अगर वेव है तो ये किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, देखो यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो अभी इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो अपनी वेव है इनका पार्टिकल नेचर है, मतलब ये वेव के पास खुद के पार्टिकल हैं और ये इस तरीके से ऑसिलेट होते हैं, इन्होंने ये नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया कि ये जो अपना मीडियम है ना, ये मीडियम जिसका नाम ईथर है, जो कि हाइपोथेटिकल है भी कि नहीं पता नहीं, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये जो ईथर है ना, ये ईथर में, इस मीडियम में, इनके हिसाब से जादू है कुछ, इस मीडियम में जब कोई वेव ऐसे चलेगी ना, तो जो पार्टिकल रहेंगे ना वो ऑटोमेटिकली ऐसे नाचने लगेंगे, ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसा ऑसिलेट करने लगेंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पार्टिकल जो नेचर है, ऑलरेडी वेव का पार्टिकल नेचर होता है, और वो जो पार्टिकल से ऑटोमेटिकली ऑसिलेट होते हैं ऑन देयर ओन एक्सिस, और जिसकी वजह से वेव ऐसे कुछ तरीके से फॉर्म होती है। तो इनका ईथर तो टोटली भाई रॉन्ग हो गया, ईथर जैसी कोई चीज है नहीं। और लेकिन इन्होंने क्यों बताया यार, एक तो क्वेश्चन उठता है ना कि इन्होंने ईथर क्यों लिया। देखो, जो इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है ये हमेशा मीडियम में ट्रेवल करती है, बट इन्होंने बाद में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो देखा कि लाइट वैक्यूम में भी चल रही है, जबकि वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला भाई मैंने तो बोल दिया कि मीडियम में चलती है ना, बट लाइट तो यहाँ पे वैक्यूम में भी चल रही है। तो इन्होंने कह दिया कि लाइट एक ऐसे मीडियम में चलती है जिसका नाम ईथर है, और ईथर है कि नहीं ये इनको भी नहीं पता था, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया कि इस दुनिया में हर जगह ईथर है, चाहे वैक्यूम हो, चाहे नॉर्मल, चाहे अर्थ हो, चाहे सन हो, स्पेस हो, हर जगह पूरी ब्रह्मांड यूनिवर्स में ईथर नाम का एक मीडियम है, और इसी मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। और जब भी कभी भी मेरी जो इन्होंने बताया था ना कि वेव के फॉर्म में, ये सही बात है, तो ये जो वेव के फॉर्म में जो अपनी लाइट आती है तो ये अपने ही एक्सिस में ऐसे ऐसे क्या करती है, रिवॉल्व करती है, अपने एक्सिस में उनके पार्टिकल मूव करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और जिसकी वजह से अपनी वेव क्या होती है, फॉर्म होती है, ऐसा इन्होंने बताया। बट इन्हें नहीं पता था कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी चलती है, लाइट में भी चलती है। तो काश अगर हाइजेन को ये पता होता कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम में चल सकती है, वैक्यूम में भी, लाइट में भी, तो उन्हें फिर ये ना कहना पड़ता कि दुनिया में ईथर नाम का मीडियम है। बट फिर भी मैक्सवेल ने उन्हें रॉन्ग प्रूफ कर दिया, और मैक्सवेल के बाद आइंस्टाइन आए, उन्होंने तो एकदम से इनको फेल कर देते हैं, ठीक है, एकदम से पूरा सीधा सीधा थियरी दे देते हैं, ठीक है। आपको गाइस एक बात बता दूं कि आइंस्टाइन का जितनी भी थियरीज हैं एक में भी प्रैक्टिकल परफॉर्म उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। जितनी भी थियरी है उन्होंने पेन एंड कॉपी से प्रूफ करके दी थी, भले उन्होंने पूरे हजार पेजेस के सारी चीजें प्रूफ की हो, बट ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने, मोस्टली ऐसा माना जाता है, मैं तो देखने नहीं गया हूं, मैंने जो बुक्स पढ़ा है उसके हिसाब से, तो इन्होंने सारी चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं की है। प्रैक्टिकली हम लोग आज की डेट में परफॉर्म कर रहे हैं उनके सारे प्रैक्टिकल्स को। उन्होंने सारी चीजों को क्या दिया है, थियोरेटिकल वे में दी है, थियरी के थ्रू इन्होंने प्रूफ किया है। सेम तरीके से अपने स्टीफन हॉकिंग जो थे उन्होंने भी, नॉर्मली ऐसा सुना है मैंने, ठीक है, और ऐसा बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा है कि ज्यादातर थियरीज दिया है उन्होंने, पेन एंड कॉपी से सारी चीजों को सॉल्व किया है। तो ये चीज अच्छे से याद रखो गाइस, ठीक है। चलो, तो हाइजीन का भाई प्रिंसिपल क्या है, तो आपने ना अब तक इतनी बड़ी डेफिनेशन लाइफ में कभी देखी होगी, और ना मे बी आप कभी देखोगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एग्जाम में आएगी भाई, 2 मार्क्स को हाइजीन प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये पूरा लिख के आ जाना, लाइन से लेके यहाँ तक आपको पूरा का पूरा प्रिंसिपल लिख के आना है। अब चाहे आप कुछ भी करो, पर ये ईच एंड एवरी वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, इज ए मार, एक भी छूटना नहीं चाहिए, सब लिख के आना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, ध्यान देना, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा जिससे कि आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाए। और हाइजीन का प्रिंसिपल देखो, हमने क्या जानते हैं कि एक सोर्स है, और यहां से फिर अगर एक पत्थर फेंकोगे वाटर में तो इस तरीके से एक नए नए वेव फ्रंट फॉर्म होते हैं, ठीक
ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया वेव फ्रंट तो भाई ये नॉर्मल वाले फॉर्म होते हैं, पत्थर फेंकोगे तो वेव बनेगा ही ना, बट इन्होंने बताया कि एक और वेव फॉर्म होता है जो पीछे बैक की तरफ फॉर्म होता है, मतलब इनका अलग ही लेवल रहता है, ये कुछ नया ही बता देते हैं। मतलब देखो ऐसे वेव फॉर्म हो रही है, इन्होंने क्या बताया कि इसके एक बैक साइड में एक ऐसा नॉर्मल वेव, ऐसी वेव फॉर्म होती है, मतलब जो वर्चुअल वेव है, मतलब जिसको हम रियल में कह नहीं सकते, ऐसी वेव यहाँ पे ये क्या होती है, फॉर्म होती है, ऐसी वेव्स, ठीक है। मतलब ये ऐसी एक इनके पीछे जो रियल वेव है ना, रियल वेव फ्रंट, इसके पीछे एक वेव फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये भी तो फिर वेव फ्रंट हुआ ना, मतलब भले वर्चुअल है यार, तो ये भी तो वेव फ्रंट हुआ ना, क्योंकि सोर्स तो यही है, तो ये भी क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा, वेव फ्रंट रहेगा, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। ये जो सारी चीजें ये भी क्या रहेंगी, वेव फ्रंट रहेंगी, जो अंदर वाली फॉर्म हो रही है ये वेव फ्रंट रहेगी। तो ये कैसे फॉर्म होगी, ये प्रिंसिपल में हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना गाइस, अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना अच्छे से, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया ना कि सेकेंडरी सोर्स क्या होती है। सेकेंडरी सोर्स वो, जैसे सपोज वो एक इंसान हो, इसमें से लाइट आए और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो, वो सेकेंडरी सोर्स है। तो मान लो अगर ये वेव फ्रंट है, तो एक वेव फ्रंट में ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं। जैसे हम इंसान है, हम में कोई लाइट आती है ना तो हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वैसे ही ये पार्टिकल भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जितने भी पार्टिकल है एक वेव फ्रंट में, जो अपनी एक वेव होती है, उस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल है ना, वो सारे, जैसे कि अभी देखो ये सोर्स है तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी वेव फ्रंट रहेंगे, सारे के सारे वेव फ्रंट में क्या होगा, इस तरीके से जो भी वेव फ्रंट है ये सेकेंडरी सोर्स का काम करता है, यानी कि ये लाइट एमिट करेगा भाई, ये बात ध्यान रखना। ऑफ अ लाइट एमिटिंग सेकेंडरी लाइट वेव कॉल्ड वेवलेट्स। अब देखो ये समझ लो, ये मान लो एक यहाँ पे पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, अपने अगल बगल एक लाइट फॉर्म करेगा, ठीक है। अपने अगल बगल एक एरिया में क्या फॉर्म करेगा, ये लाइट को ऐसे क्या करेगा, फॉर्म करेगा। भाई अगर मैं एक इंसान हूं और मेरे ऊपर लाइट आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे अगल बगल जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी ना। मान लो बड़ा सा सोर्स ऑफ लाइट मेरे ऊपर आ रहा है, तो लाइट यहां से आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, आएगा ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, आएगा ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो एक बड़ी सी एरिया में लाइट रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, तो जो यहाँ पे ध्यान दो। अब ये बात तो फिक्स नहीं है कि इसके फ्रंट साइड में रहेगा, लेकिन हाइजिन ने, देखो इनका यही तो इनका प्रूफ नहीं था इनके पास, ठीक है। हाइजिन ने क्या बोला कि जो इसका बैक साइड है, अभी देखो लाइट अपनी ऐसे जा रही है, जो अपना फ्रंट साइड है, वेव फ्रंट है, ऐसे सामने जा रहा है ना, आगे की तरफ बढ़ेगा ना भाई। पत्थर इधर फेंका, जब पत्थर हमने इधर फेंका तो अपनी जो वेव है आगे की तरफ भागेगी, आगे भागेगी ना। जब आगे भागेगी तो यहाँ पे जो, लेकिन वेव फ्रंट के वेवलेट जो है, ये वेवलेट है यानी सेकेंडरी सोर्स है, इससे जो भी छोटे छोटे वेवलेट बनेंगे ना, ऐसे छोटे छोटे जो वेव फ्रंट, मतलब देखो ये एक बड़ा वेव फ्रंट हो गया यार, और इसमें जो पार्टिकल, इसका वेव फ्रंट को हम वेवलेट कहते हैं, छोटे वेव फ्रंट को वेवलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेवलेट जो कि बैक साइड में है। कौन सी साइड में है, ये बैक साइड में, मतलब देखो ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये उसका हो गया फ्रंट साइड, ठीक है, और ये अंदर वाला हो गया इसका बैक साइड। मतलब इस चीज को आपको समझाता हूं, मान लो आपने यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे पानी, ये पूरा आपने पत्थर फेंका, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो पहला यहाँ पे वेव फ्रंट निकलेगा, फिर यहाँ पे देखो यही वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा और इस तरीके से ये दूसरा वेव फ्रंट बनेगा, फिर इस तरीके से यहाँ पे देखो ये तीसरा वेव फ्रंट बनेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, फिर ऐसे ही देखो यहाँ पे चौथा वेव फ्रंट बनेगा। बट इन हर एक वेव फ्रंट में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक वेव फ्रंट में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल्स। ध्यान देना अच्छे से। तो अब तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, इन पार्टिकल्स को हाइजिन ने बताया कि ये वेवलेट है। क्या है ये, वेवलेट, और जो फॉर्म करते हैं वेवलेट्स को, और ये इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। क्या है ये, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। क्या होते हैं ये, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है और इससे क्या फॉर्म होता है, वेवलेट्स, ठीक है। तो जो ये वेवलेट्स रहेगा ना, ये वेवलेट्स इनके अगल बगल, अब लाइट है ना तो इमिट करेगा लाइट हर एक पार्टिकल, तो इस तरीके से अंदर की तरफ, किस तरीके से, यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरीके से कुछ फॉर्म होगा वेवलेट अपना, इस तरीके से वेवलेट फॉर्म होगा। अब ये आप मेरे से भी नहीं पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों फॉर्म हो रहा है, ऐसा अंदर की तरफ क्यों फॉर्म हो रहा है, बिकॉज इसका प्रूफ वेव फ्रंट का जो बन रहा है वेवलेट अंदर की तरफ, क्योंकि देखो अपनी वेव तो आगे की तरफ चल रही है ना यार, ऐसा आगे भाग रही है ना, आगे भाग रही है ना, तो जो अंदर की तरफ है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वेवलेट, जो अपना वेवलेट है। मतलब ये बड़े बड़े वेव फ्रंट है और इसे छोटे छोटे पार्टिकल का जो वेव फ्रंट रहेगा ना उसको हम वेवलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये वेवलेट अंदर की तरफ फॉर्म हो रहा है और इसका हाइजिन के पास खुद ही इसका प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो ये देखो अभी ये महान है, बता तो दिए लेकिन प्रूफ नहीं है, मतलब इन लोग के साथ लग रहा है भगवान मिले थे भाई, ठीक है, क्योंकि अपने आप सब बता रहे थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो जो वेवलेट है, इन ऑल डायरेक्शन विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम।
आगे बढ़ते, द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द इनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। जो मैंने यहाँ पे बताया, ये जो यहाँ पे इनवलप है ना हल्का हल्का, यही इनवलप है। यहाँ पे इसी इनवलप की हेल्प से एक न्यू वेव फ्रंट फॉर्म होगा। बिकॉज हाइजीन प्रिंसिपल में क्या देखा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हाइजीन प्रिंसिपल में क्या था कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, क्या न्यू वेव फ्रंट, यहाँ पे ध्यान देना। तो एक वेव फ्रंट तो ये नॉर्मल पत्थर फेंकने से बन ही रहा है, लेकिन जो ये पार्टिकल है जो कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम कर रहे हैं, इनकी हेल्प से जो न्यू वेव फ्रंट फॉर्म हो रही है, तो यही न्यू वेव फ्रंट फॉर्म होती है। बट यहाँ पे जो वेव फ्रंट है ना, ये बैक साइड में बनेगी। अब देखो कैसे बनेगी, आगे सुनना अच्छे से। अभी एक ही बार में बता दूंगा तो फिर ये कौन समझाएगा आपको डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेवलेट ट्रेवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो वेव होता है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, एंड इज दस the envelope of the secondary wavelets in forward direction, the wavelet traveling in the backward direction। ये बात समझना जो कि इनफेक्टिव है। मतलब जो अपनी वेव फ्रंट रहेगी ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन जो ये इनवलप है ना, इनवलप अभी यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, इनवलप भी ट्रेवल कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट वेव फ्रंट फॉर्म हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी देखो ये जो इनवलप है ना, ये इनवलप, तो वेव भाग रही है, तो इस पार्टिकल, ये पार्टिकल भी भाग रहा है ना आगे को, ये पार्टिकल भाग रहा है, तो इसका वेवलेट भी भागेगा कि नहीं भागेगा आगे की तरफ। अभी देखो, अगर ये देखो सपोज सिंपल सी बात है, आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब क्या करता है, इस तरीके से लाइट एमिट करता है। तो अगर मैं इस बल्ब को भगाऊंगा तो ये लाइट भी क्या होगी, आगे भागेगी कि नहीं भागेगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये पार्टिकल आगे भागेगा तो इसके द्वारा जो ये बनाया है, ये जो यहाँ पे वेवलेट बना है, तो ये भी आगे की तरफ भागेगा ना, तो ये वेवलेट भी आगे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। बट यहाँ पे जो न्यू वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है ये बैकवर्ड बनेगा। मतलब देखो कैसे बन रहा है ये, तो मैं यहाँ पे जो वेवलेट है, यहाँ पे मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, ऐसे ही देखो मैं बड़े वाले की बनाता हूँ, सपोज मैं इस वाले की बनाता हूँ। यहाँ पे देखो एक पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ भाग रहे हैं, ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। और इन पार्टिकल से क्या बना, यहाँ पे ध्यान देना, ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ इनका जो अपना वेवलेट है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्म हुआ है, वेवलेट इनका फॉर्म हुआ है। मैं अभी कैसे भी रैंडमली बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, डायग्राम दिखाऊंगा, डोंट वरी। इस तरीके से यहाँ पे वेवलेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो डिजाइन ही बन गई। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे एक पार्टिकल इस तरीके से वेवलेट फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ध्यान देना अच्छे से, न्यू वेव फ्रंट इसके आगे बनना चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था ना, बट यहाँ नहीं बनेगा, इसके बैक साइड में ऐसे, इसके बैक साइड में जो वेवलेट है ना, उसके सरकमफेरेंस को टच करते हुए यहाँ पे देखो ये न्यू वेवलेंथ बन गई। यहाँ पे जो देखो, जो ये न्यू वेव फ्रंट है अपना, ये क्या है, ये न्यू वेव फ्रंट है, ठीक है। और किस तरफ बनी है, अपनी रियल वाली वेव के बैक साइड में बनी है। ये इसका कौन सा साइड हो गया, बैक साइड। इस वेव का ये वाला बैक साइड हो गया और इस वेव का ये वाला फ्रंट साइड हो गया। तो फ्रंट में आगे भाग रहे हैं, लेकिन वेव जो फ्रंट बन रही है पीछे साइड बन रही है। समझा कि नहीं अच्छे से। ऐसे अगर मैं इसका बनाऊं तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स है, तो ये इनमें से खुद से लाइट इमिट करेंगे ना, ये अभी जब इनमें रिफ्लेक्शन होगा सन की लाइट तो आएगी ना वाटर में यार, यहाँ पे लाइट इमिट करेंगे, तो इसमें से जो भी वेव फ्रंट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ इस तरीके से वेव फ्रंट बनेगी। समझा अच्छे से। तो इसी चीज को मैं अभी गाइस यहाँ पे अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये था पूरा थियरी जो इन्होंने बताया। अब यहाँ पे समझो, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से क्या था कि जो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, जो मैंने आपको बता दिया, एंड इट विल इमिट स्फेरिकल वेवलेट्स। जैसे देखो ये है, तो ये अपना वेव फ्रंट हो गया, इसमें अंदर छोटे छोटे पार्टिकल है, तो ये क्या इमिट करेगा, ये खुद का एक इस तरीके से अपना एक वेवलेट इमिट करेगा। ऐसे ये वाला पार्टिकल भी अपना खुद का इस तरीके से एक स्फेरिकल वेवलेट इमिट करेगा। ऐसे ये भी यहाँ पे इमिट करेगा। फिर इसी लाइन से हम इस तरीके से एक नया लाइन फॉर्म करेंगे, जो कि ये न्यूली फॉर्म्ड, ये न्यू फॉर्म्ड क्या है, ये अपना न्यू फॉर्म्ड वेव फ्रंट है। क्या है ये गाइस, ये न्यू फॉर्म वेव फ्रंट है। और ये जो वाटर के वजह से जो हमने पत्थर फेंका था वो अपना पुराना वेव फ्रंट है। समझा कि नहीं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू हाइजीन इस तरीके से यहाँ पे वेव फ्रंट भाई फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है इसका कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, पहली बात तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। इन्होंने सीधा बोल दिया है भाई कि जो वेवलेट के वजह से जो वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्म तो हो गया है, लेकिन इसका इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो तो अभी यहाँ पे समझते हैं गाइस, अच्छे से ध्यान देना। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, वेलोसिटी कितना का डिस्टेंस है। मतलब ये पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, ये भी पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, ये वेव फ्रंट जो बन रहा है ये भी आगे ऐसे मूव करेगा ना, बट रहेगा पीछे रहेगा, बट आगे मूव करेगा। समझा कि नहीं अच्छे से। क्योंकि जब भाई मेन पार्टिकल ही आगे भाग रहा है तो उससे बना हुआ जो ये वेव फ्रंट है ये भी तो पीछे ही रहेगा ना, बट ये भी आगे मूव करेगा, रहेगा पीछे,
बट आगे मूव करेगा। एक बस में बैठे हो तो बस के आगे का जो ड्राइवर होता है और आप पीछे बैठे हो तो ड्राइवर तो आगे चल रहा है ना, बट आप भी तो आगे चल रहे हो, बट हो तो ड्राइवर के पीछे की नहीं हो, पीछे हो ना। तो बस वही चीज यहाँ पे है, जो यहाँ पे वेव फ्रंट है ये पीछे, बट ये भी आगे बढ़ेगा क्योंकि ड्राइवर जो है ये इसका पार्टिकल है, पार्टिकल की वजह से ही वेव फ्रंट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो अच्छे से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, वेलोसिटी की इतना, जितनी इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस होगा वो वेलोसिटी। एंड यहाँ पे जो टाइम है, कितने टाइम से इनके बीच में आगे पीछे है, टाइमिंग का मतलब ज्यादा टाइम से ये आगे जा रहा है, कम टाइम से ये पीछे है। तो जो टाइम एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो इनके बीच का जो ये रेडियस है ना, रेडियस ये v एंड t आ जाएगा, वेलोसिटी एंड टाइम का यहाँ पे रेडियस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ गाइस, देखो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ के लेनी है, देखना ध्यान से देखना, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा जिससे कि आपको सारी चीजें समझ के रखनी है। इनिशियली अपना जो टाइम है ना गाइस, इनिशियली यहाँ पे जो अपना टाइम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट वेव फ्रंट टाइम टी पे ये अपना देखो यहाँ पे दूसरा वेव फ्रंट है जिसकी वजह से अभी अपने को फॉर्म करना है। ये अपना मेन वाला ए डैश से यहाँ पे जो बी डैश वेव फ्रंट है ये अपना वेव फ्रंट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, और इसके वजह से न्यू यहाँ पे वेव फ्रंट अपना फॉर्म होने वाला है। तो इन पार्टिकल्स का आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है और इन्हीं चीजों को आपको समझना है। बट ये जो वेव फ्रंट रहेंगे ये बैक साइड में, देखो जो अपना वेव फ्रंट है, अपना वाला है ये बैक साइड में है कि नहीं है, जो अपना वाला है ये बैक साइड में है, और जो रियल वाला जा रहा है यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये जो रियल वाला है यहाँ पे ये आगे की तरफ है। तो इस तरीके से यहाँ पे वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे वेवलेट्स हर एक पार्टिकल का इस तरीके से वेवलेट फॉर्म हुआ है, और इसी वेवलेट की वजह से इस तरीके से यहाँ पे सारी फॉर्मेशन हुई है। और ये अपना सोर्स है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये सेकेंडरी सोर्स हो गया, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हो गया, जो यहाँ पे ये वेव फॉर्म हुआ है इस तरीके से राउंड राउंड, ये जो वेव फॉर्म हुआ है ये वेवलेट्स हो गया, और यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स हो गया जो इसने वेवलेट को बनाया, वेवलेट छोटा वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही आप इस पॉइंट में भी देख सकते हो, देखो ये अपना यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये अपना कंडीशन हो गया, ये सोर्स समझ लो और ये सोर्स का ये वेवलेंथ है। ठीक है, ये वेव फ्रंट है, सॉरी, तो ये वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया। अभी इस वेव फ्रंट का ये पार्टिकल हो गए, ये सारे यहाँ पे सपोज पार्टिकल है, इस पार्टिकल से इस तरीके से यहाँ पे वेवलेट फॉर्म हुआ, इस तरीके से यहाँ पे वेवलेट फॉर्म हुआ। ठीक है, और ये जो है ये सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सेकेंडरी वेवलेट है जो यहाँ पे देखो इस तरीके से फॉर्म हुआ है, सेकेंडरी वेवलेट है, और इसी से मैंने एक लाइन खींच दी तो मेरा बन गया यहाँ पे वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद वेवलेट बन गया। तो जो टाइम है वो टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, ये टोटल हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। मैं इसे रेडियस भी कह सकता हूँ ना, इनके बीच के डिस्टेंस को रेडियस भी कह सकता हूँ ना, क्योंकि सर्कल के फॉर्म में होते हैं ना, तो समझ के रखना अच्छे से। तो ये जो यहाँ पे अगर किसी ने आपसे पूछा रेडियस भी, तो रेडियस बताना वी एंड टी आपको यहाँ पे रेडियस बतानी इस तरीके से। देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे समझो, मान लो ये सोर्स है और यहाँ पे ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, आप समझ के रखना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है टी है, कितनी वेलोसिटी से गई वो है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा वी एंड टी मिलेगा। बट ये तो है रेडियस ना, इस तरीके से पूरा रेडियस है ना, तो जब ये पूरा रेडियस है भाई तो यहां से लेके ये भी तो पूरा रेडियस ही रहेगा, तो ये तो पूरा रेडियस ही हुआ ना, रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस कितना है, कितने टाइम से गया, कितने वेलोसिटी से गया और कितना टाइम लगा, तो ये यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू वी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, हम अगले कंसेप्ट में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे एंड इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे कांटेक्ट करके आप अच्छे से नोट्स वगैरह ले सकते हो। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना यार गाइस, शेयर कर दो, सारे लोगों को लाइक कर दो। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।